Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. लास्ट जो मेरी वीडियो थी उसमें हमने एक प्लेंट को एक दावे के बारे में ये सीखा था कि उसको ड्राफ्ट कैसे करते हैं, लिखते कैसे, उनमें कौन कौन सी चीज़ों को हमने कंपल्सरी इंक्लूड करना होता है। ये वीडियो उसी का पार्ट 2 है क्योंकि इसमें हम जवाब दावा, एक जो रिटन स्टेटमेंट होता है, जो प्लेंट का दावे का रिप्लाई होता है, रिटन स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करना सीखेंगे कि एक जवाब दावे में हमने कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करना हमारे लिए ज़रूरी है। सो अब मैं स्क्रीन से ऑफ हो रहा हूँ और वो जवाब दावा आपके सामने आ जाएगा। तो ये हमारे सामने अब एक जवाब दावा आ गया, उर्दू में ड्राफ्ट किया गया। मैं साथ साथ इसको इंग्लिश में भी बताता जाऊँगा कि इंग्लिश में कैसे करना है। सबसे टॉप पे ऑब्वियसली कोई भी पटिशन हो, कोई भी दावा, जवाब दावा, उनका बादालत जनाब उर्दू में और इंग्लिश में इन दी कोर्ट ऑफ लिखा जाता है। उसके बाद थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है ताकि यहाँ पे जो दफ्तरी काम वगैरह के लिए कोई स्टैम्प वगैरह लगनी हो उनके लिए हमेशा जगह छोड़ी जाती है, थोड़ा गैप दिया जाता है। उसके बाद पार्टीज़ के नेम आते हैं, मोहम्मद इकबाल वगैरह बनाम अली अकबर वगैरह, इंग्लिश में हो जाएगा मोहम्मद इकबाल एट्सेट्रा वर्सेस अली अकबर एट्सेट्रा। अब यहाँ पे वगैरह इसलिए लिखा गया, अब देखें यहाँ पे ये जो जवाब दावा फ़ाइल किया जा रहा है इसमें टोटल ये अब 18 के करीब डिफेंडेंट्स हैं जो ये जवाब दावा फ़ाइल कर रहे हैं। तो सबके नाम लिखने की बजाय जितने भी 10-12 अगर प्लेंटिफ थे वगैरह करके, क्योंकि सारों की डिटेल्स प्लेंट में तो दी गई है ना, तो जवाब दावा में आप एट्सेट्रा कर दें, ज़रा शॉर्ट हो जाता है काम। उसके बाद जो सूट का टाइटल था, जैसे ये दावा इस्तक़रार हक़ था माँ हुक्म इम्तनाई दवामी के डेक्लेरेटरी सूट था, प्लस उसके साथ परमानेंट इंजंक्शन भी सीख किया गया था, तो सूट का टाइटल। उसके बाद लिखा जाता है जवाब दावा मंजाने मुद्दा अलहम, यानी ये जितने भी 18 के 18 ये डिफेंडेंट्स हैं उन सब की तरफ से ये जवाब दावा लिखा जा रहा है। अब अगर यहाँ पे एक था 3 ने दिया होता, फॉर इंस्टेंस ये 18 में से ये पहले 3 ने ये जवाब दावा लिखा होता तो जवाब दावा मंजाने मुद्दा अलह 1 था 3 आ जाता। अब यूँ कि ये सारों की तरफ से है तो मुद्दा अलहम आ गया कि सारे इसमें इंक्लूड है। तो जवाब दावा के बाद ऑब्वियसली टाइटल के बाद जनाब अली मुद्दा अलहम हस्ब ज़ैल जवाबन अर्ज़ करते हैं, जवाबन अर्ज़ करते हैं, रिप्लाई है ये किसका, प्लेंट का। अब यहाँ पे देखें ये जो जवाब दावा हमने ड्राफ्ट करना होता है इसके कुछ जनरल प्रिंसिपल्स बताए गए हैं हमें ऑर्डर 8 CPC में, ऑर्डर 8 CPC में उनको हमें यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। ये ऐसे ही नहीं हम कर सकते कि जनरली लिख दें कि जो भी दावे में एक ही हम ज़िमन डाल के लिख दें कि जो दावा जो है गलत है इसको खारिज कर दिया जाए। नहीं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है ऑर्डर 8 में। अब उसमें सबसे पहले हमने उज़रात इब्तदाई, इंग्लिश में कहेंगे प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस, प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस, ये हमने देने होते हैं। बेसिकली ऑर्डर 8 में हमें कहा गया कि जो भी न्यू फैक्ट्स आपके पास हैं, ऑब्वियसली जो प्लेंट में बताए गए हैं फैक्ट्स वो प्लेंटिफ के हैं, डिफेंडेंट्स के जो फैक्ट्स हैं उसकी अपने साइड की स्टोरी है, जो भी उसके पास फैक्ट्स हैं वो यहाँ पे आपने सारे के सारे मेंशन करने हैं अपने जवाब दावा में। ये नहीं हो सकता कि आपने कुछ न्यू फैक्ट्स जो है वो मेंशन कर दिए और कुछ नहीं मेंशन किए। आपको सारे न्यू फैक्ट्स मेंशन करने पड़ेंगे। जो फैक्ट्स आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किए फिर वो बाद में आप उनको दोबारा किसी स्टेज पे भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको प्रूव करने के लिए इवन एविडेंस भी आप नहीं दे सकते। जो यहाँ पे लिख दिया गया आपकी तरफ से फैक्ट्स, इसीलिए ऑर्डर 8 में कहा है कि वो सारे न्यू फैक्ट्स मेंशन कर दो, बाद में नहीं होना। एनी हाउ प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस में अब इसने क्या कौन कौन से ऑब्जेक्शंस लिए हैं। नंबर 1 कि कोई ये कि मुद्दईन को कोई बनाए दावा हासिल ना है, यानी कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। देखें कॉज ऑफ एक्शन की तो सारी स्टोरी होती है, सारी गेम ही एक सिविल सूट में कॉज ऑफ एक्शन की होती है। सो हम इसको डिनाई करते हैं डिफेंडेंट हमेशा कि इनके पास कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, कोई राइट नहीं है, तो इनका सूट डिसमिस कर दिया जाए। फिर हमने ये भी देखना होता है कि आया ये जो प्लेंट फाइल किया गया है क्या ये इन टाइम फाइल किया गया, टाइम बार्ड तो नहीं है। फॉर इंस्टेंस एक इस सूट की अगर टाइम लिमिटेशन थी 6 ईयर्स, लेकिन ये सूट फाइल किया गया
आफ्टर 10 ईयर्स। सो इसका मतलब है कि ये सूट टाइम बार्ड है, तो हम स्पेसिफिकली यहाँ पे ऑब्जेक्शन लेंगे कि जी 10 साल का इसका 6 साल का टाइम था, इसने 10 साल बाद फाइल किया, सो टाइम बार्ड सूट है, इसको डिसमिस कर दिया जाए। ये प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन में हमने लेना है। फिर ऑर्डर 7 रूल 11, ये ऑलमोस्ट हर दावे के जवाब दावे में लिखना होता है, क्योंकि कोई इसके पास प्लेंटिफ के पास कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, इसका कोई राइट नहीं, या इसने जो कोर्ट फीस नहीं लगाया, सूट को वैल्यू ठीक नहीं किया। सो 7-11 ऑलमोस्ट हर सूट में ऑब्जेक्शन ली जाती है जवाब दावे में। ये कि मुदई दावा मुदय्यन मबनी बर बदनीति व लालच है, यानी जो इसने सूट फाइल किया है इसकी बदनीति है, इसकी मेलाफाइड इंटेंशन है, ये बड़ा ग्रीडी है, ये अपना हिस्सा खाम खा बना के लेना चाहता है, इस वजह से इस सूट को खारिज किया जाए। और लास्ट में इसने क्या लिया है, ये कि दावा मुदय्यन फॉल्स एंड फ्रिवलस है, मुद्दा लहम मुदय्यन से ज़ेर दफ़ा 35 से ज़वाद दाल खुसूसी हर्जाना हासिल करने के हकदार है। अब ये 35, ये CPC की जो 35 सेक्शन है, 35A, ये स्पेशल कॉज से रिलेटेड है। सो हम यहाँ पे जवाब दावा में ये भी क्लेम करते होते हैं कि इस सूट को विद कॉज, स्पेशल कॉज जो है वो डिसमिस किया जाए। अब ये जो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस लिए हैं, अगर हम गौर करें तो ये सारे के सारे लीगल हैं। इससे हट के अगर आप चाहें कि आपके पास जो अपने साइड की स्टोरी है, वो पूरी स्टोरी भी 1-2 पैराग्राफ्स बना के यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस में कि असल कहानी ये है, जो न्यू फैक्ट्स मेरे पास हैं वो आप यहाँ पे भी बता सकते हैं। बट नॉर्मली जनरली ये इसी तरह किया जाता है कि यहाँ पे लीगल ही ऑब्जेक्शंस लिए जाते हैं। मैं ख़ुद यही अडॉप्ट करता हूँ कि जवाब दावा लिखूँगा तो मैं यहाँ पे लीगल ऑब्जेक्शंस जो होते हैं मेरे वो लेता हूँ। उसके बाद बर वाक़यात, ऑन फैक्ट्स हम लिखेंगे अगर इंग्लिश में ड्राफ्ट कर रहे हैं। अब ये ऑन फैक्ट्स देखें, जो भी फैक्ट्स प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में लिए हैं, हमने उस हर एक फैक्ट को, उस हर एक एलिगेशन को स्पेसिफिकली डिनाई करना है। अगर हम स्पेसिफिकली उसको डिनाई नहीं करेंगे तो वो नहीं माना जाएगा। फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि एक ही मैं डाल के लिख दूँ कि जित जुमला ज़मनात अर्जी दावा 1 था 9, अगर उसमें 9 पैराग्राफ हैं सरासर गलत हैं, तो क्या मेरा वो दावा कंप्लीट हो जाएगा? जवाब दावा नहीं। हमने हर एक को स्पेसिफिकली डिनाई करना है। ये ऑर्डर 8 रूल 2 में आई थिंक बताया गया है कि हर एक को स्पेसिफिकली डिनाई करना है, और जिसको भी डिनाई करना है आपका डिनाइल इवेसिव नहीं होना चाहिए, मुबहम सा डिनाई नहीं करना, स्पेसिफिकली हर बात को आपने डिनाई करना है। अब इसमें नंबर 1 में अगर देखें तो उसने क्या कहा, ये कि ज़िमन नंबर 1 अर्जी दावा वाक़यात को सही तौर पर बयान ना किया गया, फिर वो आगे अपने बयान कर रहा है। ज़िमन नंबर 2 में इस हद तक दुरुस्त है, यानी ये जो पैराग्राफ नंबर 2 था उसकी कुछ हिस्से को ये एडमिट कर रहा है यहाँ पे डिफेंडेंट। ज़रूरी नहीं होता कि अगर एक कुछ अगले ने फैक्ट्स लिखे हैं कि फ़लाना फ़लाने का बाप था, हम उसके बच्चे हैं, तो मैं इसको भी डिनाई करूँ कि नहीं जी नहीं ये ज़िमन गलत है, ये तो आपने मानने ही होते हैं। सो ये इसका यहाँ तक इस हद तक एडमिशन है। राज़ी मुदाविया पर मुदय्यन को दावा हाजा करने का कोई हक ना है, ये अपनी साइड की एक उसने फ़िक्रा ऐड कर दिया, लेकिन जो फैक्ट्स बताए थे कि फ़लाना फ़लाने का बेटा है वो उसने डिनाई नहीं किए। और हाँ एक बात और कर दूँ, ऑर्डर 8 में स्पेसिफिकली कहा गया कि अगर आपने किसी फैक्ट्स को डिनाई नहीं किया या आप उस पर खामोश रह गए हैं तो यही कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि आपने उस फैक्ट को एडमिट कर लिया। इसीलिए हर एक ज़िमन को, हर एक फैक्ट को हमने डिनाई करना है अगर डिनाई करना ज़रूरी हो तो। अब ये ज़िमन नंबर 3 अर्जी दावा सरासर गलत और बेबुनियाद है, यानी जो उसका पूरा पैराग्राफ था ज़िमन नंबर 3 था प्लेंट का, उसको इसने डिनाई कर दिया, फिर अपने साइड की स्टोरी यहाँ पे लिख दी। ये न्यू फैक्ट्स हैं जो कि डिफेंडेंट बता रहा है। सेम वे अब नंबर 4 में देखें, ये कि ज़िमन नंबर 4 सरासर गलत और बेबुनियाद है, यानी उसको टोटल डिनाई कर रहा है उसका जो प्लेंट का पैराग्राफ नंबर 4 था, और उसके बाद वो अपने न्यू फैक्ट्स लेके आ रहा है जो उसके साइड की स्टोरी है। सेम वे 5 में भी सरासर गलत तौर पर बयान किया है, 6 में भी यही कि टोटल डिनाई करना है और उसके बाद अपने साइड के आपने फैक्ट्स मेंशन करने हैं। अब एंड पे जो 3 आ जाते हैं
पैराग्राफ्स लीगल होते हैं। कॉज ऑफ एक्शन का ऑब्वियसली अब ये यहाँ पे कह रहा है ज़रा सर गलत बेबुनियाद है, मुद्दईयान को कोई बनाया दावा हासिल ना है। दूसरा जुरिस्डिक्शन का, तो इसका ऑब्वियसली अगर उसने सही कोर्ट में फ़ाइल किया हुआ तो हमने इसको क्यों इनकार करना है। यहाँ पे हम कर देंगे कि कानूनी है ये कि ज़िमन हाजा गलत 9 में कोर्ट फ़ीस अगर नहीं लगाया गया तो वो ये भी कह रहा है कि कोर्ट फ़ीस गलत है, ये 9 पैराग्राफ इसने तो कोर्ट फ़ीस ही नहीं लगाया। नेक्स्ट आ जाता है फिर ऑब्वियसली हमने प्रेयर करनी होती है। जैसे प्लेंट में प्लेंटिव प्रेयर कर रहा है कि जी मेरे दावे को डिग्री कर दिया जाए, यहाँ पे डिफेंडेंट की प्रेयर होगी कि इस दावे को डिसमिस कर दिया जाए। बलाते बाला इस्तदा है कि दावा मुतय्यन बातिल व बेबुनियाद है, माँ खर्चा खारिज फरमाया जाए, यानी विद कॉस्ट इसको डिसमिस किया जाए। हमने कॉस्ट ज़रूर क्लेम करनी होती है जवाब दावे में कि इसको डिसमिस करके हमें कॉस्ट भी दिलवाई जाए। अब नेक्स्ट फिर ऑब्वियसली अर्ज़े, फिर जितने भी डिफेंडेंट्स हैं उनके नाम वगैरह आते हैं, उसके बाद उनके सिग्नेचर्स वगैरह जितने भी 18 होते हैं, फिर ये बज़रिया काउंसिल होता है जो कि रूटीन की हैं। अब लास्ट में जवाब दावे में भी तस्दीक की जाती है कि अल्फन तस्दीक की जाती है कि जुमला ज़मनात जवाब दावा मेरे बेहतरीन इल्म और यकीन से दुरुस्त व सही तस्लीम है और डिफेंडेंट में किसी एक के साइन हो जाते। सो ये इस तरह एक जवाब दावा लिखा जाता है। अब इसके बेसिक रूल्स ये हैं कि न्यू फैक्ट्स सारे के सारे मेंशन करने हैं, अगर नहीं करोगे तो फिर बाद में आप उनको रेज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप प्लेंटिफ को कोई ना कोई सरप्राइज़ नहीं दे सकते हो। आपने सारी बातें यहाँ पे ही मेंशन करनी है। स्पेसिफिक डिनाइल करना है हर एक एलिगेशन का, पैरा वाइज करना है, लेकिन ये नहीं कि कोई किसी का बाप है कोई किसी का बेटा है और वो सही बातें अब उसको भी डिनाई कर दूँ कि ये उसका बाप नहीं है ये उसका बेटा नहीं। जो फैक्ट्स ज़रूरी हो कि उनको एडमिट करने से आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा तो वो आप उसको एडमिट कर लो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे ये इनका बाप था तो इसको मानने में क्या हर्ज थी, इसको डिनाई करने की क्या ज़रूरत है। डिनाई आपने वहाँ पे करना है जहाँ पे ज़रूरी हो कि ये फैक्ट गलत बताया गया, मेरे साइड की स्टोरी ये है। और आपने जो डिनाइल करना है किसी चीज़ को वो मुबहम नहीं होना चाहिए, वेसिव नहीं होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। हर एक फैक्ट को आपने मेंशन करना होता है। अब यहाँ पे एक बात और भी देख लें, हमने प्लेंट किया लास्ट वीडियो में, आज हम रिटन स्टेटमेंट कर रहे हैं। इन दोनों में कहीं पे भी कोई कानून नहीं लिखा गया, कोई केस लॉज नहीं लिखे गए, कोई एविडेंस नहीं लिखी गई, क्योंकि ये हमें ऑर्डर 6 में बता दिया गया है कि जो प्लीडिंग्स होती हैं जिसमें दावा जवाब दावा दोनों इंक्लूड होते हैं, उनमें आपने ना कानून लिखने हैं बैठ के और ना ही आपने वहाँ पे एविडेंस बैठ के लिखनी शुरू कर देनी है। आपने सिर्फ अपने फैक्ट्स बताने हैं प्लेंट में भी और रिटन स्टेटमेंट में। और जो इंग्लिश में होती है, अब कोई रिटन स्टेटमेंट अगर इंग्लिश में ड्राफ्ट करना चाहे सिर्फ लैंग्वेज चेंज है और कुछ भी फ़र्क नहीं है। बाकी आपने स्ट्रेट वे जैसे आप डिनाई कर रहे हो लैंग्वेज चेंज है, फैक्ट्स आपने अपनी साइड के लिखने हैं, यही पैटर्न होता है। इसी तरह जवाब दावा लिखा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी किसी जवाब दावे को ड्राफ्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।